Assalamu alaikum. This is chapter number 5 of financial management book, which is capital structure. और इसके ऊपर हम इसमें मेनली हम तीन अप्रोचेस डिस्कस करेंगे, विच इज़ नेट इनकम अप्रोच है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड एम अप्रोच. सो उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह डिस्कस करेंगे. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप सीधा क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हो. सो कैपिटल स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली? ये एक तरह से मिक्स होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का, ठीक है, जो कि हमारे पास परमानेंट होती हैं. और जैसे कि हमारे पास डेट एंड इक्विटी है. डेट में हमारे पास डिबेंचर्स आ सकते हैं, हमारे पास अदर जो है हमारे पास लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग आ सकती है जो हम बैंक से लोन लेते हैं होते हैं. और उसके अलावा जो हमारे पास इक्विटी है उसमें हमारे पास इक्विटी शेयर्स वगैरह और प्रेफर्ड शेयर स्टॉक आ गया, ठीक है. तो ये हमारे पास क्या होता है, मिक्स होता है फर्म्स की परमानेंट लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की. और इसी के कंट्रास्ट में एक कॉन्सेप्ट आता है फाइनेंस स्ट्रक्चर का, जो कि हमें बताता है कि कंपनी जो है अपने बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स कैसे एक्वायर कर रही है, और क्या उसने मेथड यूज़ किए हुए हैं, कितना उसने डेट यूज़ किया हुआ है, कितना इक्विटी यूज़ किया हुआ है. शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इसमें दोनों आ जाते हैं. सो क्या ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका कैपिटल स्ट्रक्चर का फाइंड करने का? अगर आप इसको समझ लें तो आपको इंटरप्रिटेशन में काफ़ी इजीनेस फील होगी. तो सबसे पहला हमारा इसमें जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू मैक्सिमाइज द वैल्यू फर्म, ठीक है, एंड आल्सो मिनिमाइजिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करने का मतलब ये है कि आप जो कैपिटल को एक्वायर कर रहे हो उसको एक्वायरिंग की जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज कर सकें, और वैल्यू ऑफ फर्म को मैक्सिमाइज कर सकें. आपकी अल्टीमेटली जो है वो ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर भी मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है. और जैसे कि फर्म का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि स्टेक होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना, तो वो इसी तरीके से हो सकती है ताकि हम कैपिटल स्ट्रक्चर को हम अच्छे तरीके से समझ सकें और ये देख सकें कि हमें किस तरह की फाइनेंसिंग, किस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तो हमारी जो है कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी और हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी मिनिमाइज हो सकती है. इसके बाद इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के बारे में डिस्कस किया गया है, और जिसमें हमारे पास टू टाइप्स ऑफ अप्रोच आ जाती हैं, मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच. कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज बेसिकली इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म. तो क्या है ये कि कैपिटल स्ट्रक्चर एक जो है थ्योरी, इसके तीन चीज़ों में एक रिलेशनशिप है, इंटर रिलेटेड है ये, विच इज़ द कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि हमारे पास लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग आ गई है. दैन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि हमारे पास एक कैपिटल को एक्वायर करने की जो कॉस्ट आती है जिसको हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, ठीक है. और थर्ड वन इज द वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है, जिसका हम ईपीएस भी कह सकते हैं या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कह सकते हैं, जो मार्केट में उसकी वैल्यू है, ठीक है. इसका एक रिलेशनशिप बताता है. और ये क्या करता है कि अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म, एंड ये एक तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी जो है अफेक्ट करती है वैल्यू ऑफ फर्म को, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज लेके आती है उसकी वैल्यू में, और लीड करती है चेंज इन द एबिट, एबिट विच इज़ द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स. मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स और एबिट में चेंज लेके आती है और अफेक्ट करती है वैल्यू ऑफ फर्म को. और इसमें दो अप्रोचेज है हमारे पास, एक तो मॉडर्न अप्रोच है और एक ट्रेडिशनल अप्रोच है. ट्रेडिशनल अप्रोच से रिलेटेड हमने क्वेश्चन और पहले ही किया हुआ है, उसका लिंक आपको टॉप कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा. वो क्वेश्चन वही है. बेसिकली हम क्या करते थे उसके अंदर कि हम उसमें इंटरेस्ट भी माइनस करते थे, लेस करते थे, एंड हम टैक्सेस भी हम लेस करते थे. इसमें टैक्सेस हम लेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है. तो हमारे पास जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें हमारे पास तीन अप्रोचेज आ जाती हैं. नेट इनकम अप्रोच है, नेट ऑपरेटिंग अप्रोच है, एंड देन दी नेट एम एन एम अप्रोच है. सबसे पहले हम नेट इनकम अप्रोच को देख लेते हैं कि अ चेंज in the capital structure lead to a corresponding change in the overall cost of capital as well as the value of firm. कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज लेके आते हो थ्रू नेट इनकम अप्रोच, ये क्या करेगा, ये चेंज करेगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, ठीक है, उसके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम ज़्यादा कर देगा, और या फिर साथ करेगा टोटल वैल्यू फर्म, ठीक है. इन दोनों का रिलेशनशिप बताता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का और टोटल वैल्यू फर्म का. और इसमें कुछ अजम्पशंस लिए हुए हैं. अजम्पशंस में सबसे पहले पास हमारे पास ये है कि देर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेस हम इसमें से लेस नहीं करते हैं. और कॉस्ट ऑफ डेट जो है हमारे पास इज़ लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये भी अज्यूम किया जाता है, ठीक है. जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हमने ज़रूर ये देखना है कि अगर उसका डेट ज़्यादा है
इक्विटी से, दैन हम उसके ऊपर नेट इनकम अप्रोच नहीं यूज़ कर सकते हैं। दैन द यूज़ ऑफ डेट डज नॉट चेंज द रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर। ठीक है, ये तीन अजम्पशंस हैं। इसका जो फॉर्मूला लिखा हुआ है S = NI/KE, और इसमें S इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है, V इज़ द वैल्यू ऑफ फर्म है हमारे पास, B हमारे पास क्या है कि एक मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है। और अगर हमें वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड करना है तो हमारे पास क्या होगा, S+B अगर हम कर देंगे ना, इक्विटी में ऐड कर देंगे डेट को, तो हमारे पास वैल्यू फर्म आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हम साथ इसकी नेट इनकम अप्रोच भी देख लेते हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जिसको हम NOI अप्रोच भी कहते हैं। उसमें क्या है कि चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर विल नॉट लीड टू एनी चेंज इन द टोटल वैल्यू फर्म। अगर हम नेट ऑपरेटिंग अप्रोच यूज़ करते हैं तो जो चेंज होगा कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, वो टोटल वैल्यू फर्म को नहीं चेंज करेगा, एंड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को भी नहीं करेगा, एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो इसकी भी कुछ अजम्पशंस हैं, विच इज़ द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, एक तो ये पहली अजम्पशन है, दैन देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, और द थर्ड वन इज़ दैट के द मार्केट कैपिटलाइजेज द वैल्यू ऑफ फर्म एज अ होल। ये अगर तीन कैटेगरी, तीन अजम्पशंस अगर पूरी हो रही होंगी किसी भी चीज़ में, तो हम उधर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच यूज़ करेंगे। और इसका फॉर्मूला भी वैसे ही है कि V = EBIT/K0। तो V हमारे पास जैसे कि वैल्यू फर्म है, एबिट हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो इनकम हमें ऑपरेशन से आती है, दैट इज़ नेट ऑपरेटिंग इनकम। और K0 ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटलाइजेशन रेट। सो उसके बाद लास्ट वन इज़ दी Modigliani, I don't know what the name is. सो लास्ट वन इज़ दी M&M अप्रोच है हमारे पास। M&M अप्रोच क्या करती है कि मेंटेन दैट द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट अफेक्ट विद द चेंज इन द डेट, वेटेड इक्विटी मिक्स और कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्शन। अच्छा, थर्ड वन इज़ दी हमारे पास M&M अप्रोच है हमारे पास, और ये क्या करती है कि M&M अप्रोच मेंटेन्स दैट द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द डेट, वेटेड इक्विटी मिक्स और कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ FM। कि M&M जो है वो मेंटेन रखती है एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, और चेंज नहीं करती है। अगर किसी डेट वेटेड इक्विटी मिक्स में चेंज किया जाए या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ चेंज किया जाए, तो उसको चेंज नहीं करती, इफेक्ट नहीं करती है। इसके भी कुछ अजम्पशंस हैं, विच आर द फर्स्ट वन इज़ कि ये परफेक्ट कैपिटल मार्केट होनी चाहिए, और कोई रिटेन अर्निंग्स नहीं है इसके पास, कंपनी के पास, नो कॉर्पोरेट टैक्सेस। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्सेस भी इसमें से हम लेस करेंगे, और इन्वेस्टर एक्ट रैशनली। ठीक है, और डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारे पास 100% होना चाहिए। और लास्ट वन इज द बिजनेस कंसिस्ट ऑफ द सेम लेवल ऑफ बिजनेस रिस्क। ठीक है, और इसका भी फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, V = EBIT इंटू 1-T/K0। ठीक है, K0 तो हमारे पास ये क्या है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन या फिर कैपिटलाइजेशन रेट जिसको हम कहते हैं, और T इज़ द टैक्स रेट एंड EBIT इज़ द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अच्छा, ये तीनों का एक सिमिलर एक स्पेसिमेन है। ये स्पेसिमेन को अगर हम देख लें, पढ़ लें, ऐसे ही पार्टिकुलर्स ड्रॉ कर लेना, साथ अमाउंट लिख लेनी है। सबसे पहले हमें एबिट हमें दिया होगा, एबिट को हम लिख लेंगे। ठीक है, उसमें से हम डिबेंचर्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, जो भी हमें इंटरेस्ट दिया हमारा होगा डिबेंचर के ऊपर, वो माइनस हो जाएगा, लेस, एंड देन हमारे पास आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, विच इज़ नेट इनकम भी जिसको हम कह सकते हैं। देन उसके बाद हमें कैपिटलाइजेशन रेट दिया होगा, उसको हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे। ठीक है, और देन उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ डेट हमें हमें ऑलरेडी गिवन होता है, और टोटल वैल्यू ऑफ फर्म हमारी आ जाएगी कि हम मार्केट वैल्यू इक्विटी जो हमारी आई है उसको डिवाइड कर देंगे, सॉरी प्लस कर देंगे विद दी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमारा फिर एंड पे आ जाएगा विद दिस फार्मूला K0 = EBIT/V%, या फिर आप कह लो कि V को वैसे लिख के मल्टीप्लाई 100 कर लो। ठीक है, ये हर क्वेश्चन हमारा इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हम इसको डिस्कस करेंगे नेट इनकम अप्रोच को। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है हम उसको देख लेंगे। स्पेसिमेन में एज इट इज इसको ड्रॉ कर लेना है, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया हुआ है। तो
A company expects a net income of 100,000 rupees और इट हैज़ रुपीज़ 250,000 8% डिबेंचर्स, मतलब कि जो डिबेंचर्स वगैरह इशू किए थे उसके ऊपर 8% वो इंटरेस्ट दे रहे हैं. एंड देन द इक्वलिटी कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ द कंपनी इज़ 10%. मतलब कि हमारे पास इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट जो दिया हुआ है वो 10% है. एंड देन द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करनी है एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करना है यूजिंग दी नेट इनकम अप्रोच. बी पार्ट भी दिया हुआ है कि डेट जो है हमारा अगर 400,000 हो जाए, मतलब कि वही सवाल होगा, बस डेट चेंज हो जाएगा. तो सबसे पहले हमने EBIT इसकी लिख देनी है विच इज़ द 100,000. देन उसके बाद हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन डेट है डिबेंचर वो ये होगा हमारे पास नॉट डेट इस डिबेंचर के ऊपर जो हमारे पास 8% होगा वो हम ले लेंगे. वो हमारे पास कितना होगा 250,000 को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे विथ 8%, ये आ गया 20,000. ठीक है. अर्निंग अवेलेबल टू शेयर हमारे पास रहेगी 80,000. ठीक है, सीधी सी बात. इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट हमें 10% दिया हुआ है, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे. देन जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है उसको फाइंड करने का तरीका ये है कि आप 80,000 को जो है हमारे पास अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स उसको डिवाइड कर दो विद इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट. ठीक है, विद अ परसेंटेज ऑन. अगर आप परसेंटेज के साथ कैलकुलेटर में डिवाइड करना नहीं जानते हो तो आप ये कर सकते हो कि आप 100 को 10 से डिवाइड कर दो. ठीक है, जो भी उसकी रेट होगा और उसको मल्टीप्लाई कर दो विद द अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स. तो इसमें क्या करेंगे हम 80,000 लिखेंगे और इसको हम डिवाइड कर देंगे विद 10%. ये हमारे पास आ जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. और मार्केट वैल्यू डेट हमें दिया हुआ है 250,000 है, वो भी एज इट इज़ आ जाएगी. और मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि V इज इक्वल टू S प्लस बी विच इज़ द इक्विटी प्लस डेट. तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,50,000. ठीक है. लास्ट पे हमारे पास जो हमने अब ये हमारे पास मार्केट वैल्यू फर्म आ गई है, हम अब उन्हें कैलकुलेट करनी है फॉर ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट और वो हमारे पास आ जाएगा एबिट हमारे पास 100,000 है. 100,000 और डिवाइडेड बाय V विच इज़ द मार्केट वैल्यू फर्म. ये हमारे पास आ जाएगा अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको 7% में कन्वर्ट कर देंगे. ये हमारे पास आ गया है 9.52%. ठीक है, ये हमारे पास ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट आ गया. सिमिलरली हमने अगर ए का सोल्यूशन था तो अगर बी का सोल्यूशन करना है तो वो ऐसे ही हम करेंगे सेम वे में कि इसी को कॉपी कर लेते हैं और बस उसमें क्या होगा एक वैल्यू चेंज हो जाएगी. इसके बाद हम इसमें बस चेंज ही करेंगे. हमारे जो डेट था वो हो गया था 400,000, तो 400,000 का हम 8% ले लेंगे इक्वल टू डालेंगे 400,000 मल्टीप्लाई बाय 8%. ठीक है, और ये हमारे पास रह जाएगा माइनस दिस. ठीक है, और इसका 10% का मतलब ये है कि हम 68,000 को डिवाइड करेंगे विद 10 के साथ. ये हमारे पास आ जाएगा मार्केट वैल्यू इक्विटी आ गई. डेट हमारे पास 400,000 है और इसके बाद जो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आएगी वो हो जाएगी दिस वन. और एबिट जो हमारे पास वो है 100,000 का सेम रहेगा और इसको हम डिवाइड कर देंगे विद यस, यही इसका आंसर आ जाएगा 9.25%. तो ये देख सकते हैं कि हम इसकी जो हमारी वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो गई है ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट की अगर हम डेट को डिबेंचर्स को इंक्रीज़ करते हैं विद 400,000. ओके, मूविंग टुवर्ड दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट ऑपरेटिंग इनकम को हम देख लेते हैं अब.